एलएसी पर तनाव के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में होने वाली G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने बाली पहुंचेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बाली में मौजूद रहेंगे। ऐसे में G20 के मंच से शी जिनपिंग की फजीहत होनी तय मानी जा रही है। 14 नवंबर को पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंचेंगे और फिर शामिल होंगे दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के महासम्मेलन में। लेकिन इस सम्मेलन में सबसे ज्यादा नजर दो नेताओं पर होगी। पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता नरेंद्र मोदी और दूसरे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के नेता शी जिनपिंग। चीन में माओ के बाद सबसे ताकतवर नेता बन चुके जिनपिंग का सामना दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा बनवा चुके भारत के प्रधानमंत्री से होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद, क्योंकि 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद इन दोनों देशों के नेताओं के बीच SCO मीटिंग में आमना सामना हुआ था, लेकिन दोनों देशों के प्रमुख ने द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। G20 समिट में भी द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद कम है, लेकिन G20 के मंच से भारत चीन के विस्तारवादी एजेंडे पर उसे लताड़ सकता है। चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया के कई देश परेशान हैं। दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से चीन कब्जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद G20 की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत भी इस मंच पर पूर्वी लद्दाख से चीनी सैनिकों की वापसी की बात कह सकता है, क्योंकि विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर पहले ही चीनी विदेश मंत्री के समक्ष ये बात कह चुके हैं। ऐसे में चीन का चौतरफा घेरना तय माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत भारतीय प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहे हैं और ये चारों देश क्वाड के जरिए पहले ही चीन को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लिहाजा चीन चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में G20 की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शर्मिंदगी होना तय माना जा रहा है। भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को इंडोनेशिया के बाली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद की स्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात से तय हो गया कि चीन के साथ भारत के एजेंडे में सीमा विवाद एक प्रमुख विषय है। G20 की जो फिलहाल बाली में मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें भारत की रणनीति दो एंगल पे चलेगी। एक तो कि ये जो बाली में मीटिंग्स हो रही हैं, इन मीटिंग्स में भारत क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है और भारत अपने हित के लिए क्या क्या चीजें आगे रख सकता है इस मीटिंग में, जिसका हमें फायदा हो या जो हम सोचते हैं होना चाहिए दुनिया की अच्छाई के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्च महीने में एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा था कि चीन के साथ भारत का रिश्ता सामान्य नहीं है और जब तक सीमा परिस्थितियां सामान्य नहीं होती, रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। ऐसे में चीन को घेरने के लिए भारत दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीतियों को भी निशाने पर ले सकता है। G20 समिट में सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। ऐसे में चीन को अलग थलग करने के लिए पीएम मोदी के पास सबसे मुफीद मौका होगा। हमने मजबूरन काम करना है एक दूसरों के साथ, क्योंकि दुनिया भर के सबसे पुरानी लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश, मेरे नहीं ख्याल के हम पूरी विश्व के जितने भी बड़े बड़े मसले हैं, जो वैश्विक समस्या हैं, उनका मुकाबला हम अकेले नहीं कर सकते। तो हमने मिलकर काम करना है, चाहे वो सोलर पैनल्स जो इंडिया में बन रही है या जो कोविड-19 वैक्सीन्स जो इंडिया में बनी है। दुनिया रूस यूक्रेन की जंग से परेशान है। ऐसे में बाली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और चीन तथा पश्चिमी देशों के बीच तनाव के मुद्दे हावी रहने की संभावना है, क्योंकि एक युद्ध के कारण पहले से पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। अगर चीन ने अपने विस्तारवादी सोच पर लगाम नहीं लगाई तो दुनिया एक और भीषण युद्ध की तरफ जा सकती है, जिसे किसी भी हाल में रोकना अभी हर देश के लिए बेहद जरूरी हो गया है। G20 के इंडोनेशिया में हो रहे शिखर सम्मेलन का थीम एक साथ उभरे, मजबूत होकर उभरे हैं। इस थीम को कोविड के बाद हालात को मद्देनजर रखकर बनाया गया है, लेकिन एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग ने आर्थिक हालात पर बुरा असर डाला है, तो दूसरी तरफ चीन और ताइवान के टकराव की आहट ने टेक्नोलॉजी मार्केट को परेशानी में डाल दिया है। सभी देश एक आवाज में चेतावनी जारी करने की रणनीति पर काम कर सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी सीमा विवाद से चीन दूर रहे। पहली बात तो ये है कि जो भी हमने करना है वो हमने, जाहिर बात है, अपने जो इंडिया के जो साथियां हैं उनसे हमने पूछकर ये फैसला लेना है कि किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हम फिर ऐसा कोई
जो आक्रामक राजनीति है चीन के खिलाफ हम करें तो वो उसका मेरे ख्याल में कोई तुक नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती। G20 समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दूरी बना ली है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात करेंगे। बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात भी ताइवान और दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर ज्यादा फोकस होने की उम्मीद की जा रही है। एक तरफ लगभग 9 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध ने तेल, प्राकृतिक गैस और अनाज के व्यापार को बाधित कर दिया है, जिसके चलते शिखर सम्मेलन का ध्यान व्यापक रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की ओर चला गया है। इस बीच अमेरिका के अलावा यूरोप और एशिया में सहयोगी देश चीन के खिलाफ तेजी से एकजुट हो रहे हैं, जिससे भारत, ब्राजील और मेजबान देश इंडोनेशिया जैसी उभरती G20 अर्थव्यवस्थाएं संतुलित रुख अपना रही हैं। लेकिन इस संतुलन के साथ ही चीन की चालबाजी के खिलाफ भी भारत पुख्ता रणनीति पर काम कर रहा है। बाली का शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन संकट समेत कई समस्याएं दुनिया के समक्ष मुंहबाए खड़ी हैं। विश्व के नेता जब एक मंच पर जमा होंगे, लिहाजा निगाहें भी दुनिया भर को रहेंगी और उम्मीदें भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि G20 के मंच से दुनिया में चल रहे टकराव और तनाव का कोई समाधान निकलेगा, और क्या उन देशों के लिए भी कोई रास्ता निकलेगा जिनकी अर्थव्यवस्थाएं भारी संकट के दौर से गुजर रही हैं? ऐसा कोई देश नहीं चीन ने जिसे ठगा नहीं। जी हां, चीन एक ऐसा मुल्क है जो हर पल साजिशों को अंजाम देता रहता है। आगे निकलने की होड़ में वो किसी भी हद तक जा सकता है। चीन ने जिन देशों को अपना दुश्मन माना, उसे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन जिनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया उनके लिए तो सबसे बड़ा खतरा साबित हुआ। चीन के इसी नजदीकी का खामियाजा अब अफ्रीकी देशों को उठाना पड़ रहा है। विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए चीन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आ रहा है। चीन का डाका मुश्किल में अफ्रीका। जिनपिंग की परियोजना पर्यावरण को खतरा। विस्तारवादी नीति, चीन की नीयत ठीक नहीं। घातक प्लान, पूरी दुनिया को नुकसान। धोखा, प्रोपगेंडा, चालबाजी, मौका परस्ती। पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क पर अगर ये मुफीद बैठते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ चीन। दुनिया भर में बदनाम इस देश और इसके राष्ट्रपति जिनपिंग का मंसूबा समंदर तक कब्जे की रही है। नेपाल से लेकर भूटान, म्यांमार से लेकर हिंदुस्तान, हर जगह चीन के नापाक इरादों से पूरी दुनिया वाकिफ है। अब जिनपिंग की विस्तारवादी नीति का अगला पड़ाव अफ्रीका है। चीन निवेश के पैंतरेबाजी से अफ्रीकी देशों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन दोस्ती के बहाने पीठ में छुरा घोंपने में माहिर जिनपिंग की मंशा तो कुछ और ही है। दरअसल अफ्रीकी देशों में चीन सिर्फ निवेश का दिखावा कर रहा है, अफ्रीकी देशों से संबंध मजबूत करने का ढोंग कर रहा है। चीन की नजर सिर्फ अफ्रीका के प्राकृतिक खजाने पर है। चीन ने अफ्रीका में अलग अलग निवेश की योजना बनाई है। चीन ने सेनेगल, घाना, सिएरा लियोन, गिनी, गाम्बिया में ध्यान देना शुरू कर दिया है। इनमें ज्यादातर देशों के पास प्राकृतिक संसाधन हैं। चीन की चाहत इनसे प्राकृतिक भंडार की जरूरत पूरा करने की है। चीन की इस नापाक चाल का गाम्बिया में विरोध भी शुरू हो गया है। चीनी फर्मों के खिलाफ गाम्बियन लोगों के विरोध की मुख्य वजह है चीन के प्रोजेक्ट से समंदर के पानी का दूषित होना। चीन की फिश मील फर्म ने 2016 में गाम्बिया में फैक्ट्री शुरू की। उसने वेस्ट मटेरियल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई समुद्री जीव जंतुओं की मौत हो गई, कई संरक्षित जीव मरने लगे। लेकिन सरकार की ओर से कोई एक्शन न ले जाने के बाद हालात और भी विकट हो गए। चीन ने 2017 से 2022 के बीच करीब 5 लाख कोसों पेड़ों को आयात किया। इनकी कीमत करीब $20 थी। कोसों के पेड़ों को जंगल के सबसे विनाशकारी सोर्सिंग माना जाता है। चीन के व्यापारियों ने जंगलों की कटाई शुरू कर दी। इससे अफ्रीकी देशों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान हो गया। चीन ने युगांडा में भी अपने पैर पसारने की कोशिश की। चीन की चाइन इंटरनेशनल और वाटर इलेक्ट्रिक ने
युगांडा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का निर्माण शुरू कर दिया है। कंपनी को कई बार चेतावनी दी, लेकिन चीन कहां मानने वाला। हर वार्निंग को नजरअंदाज कर चीन ने यहां निर्माण करना जारी रखा। नतीजा ये कि संरक्षित क्षेत्रों और लोगों पर खतरा मंडराने लगा। अमेरिका की भी एक संस्था ने 2019 में चेताया था कि चीन की कई कंपनियां अफ्रीका में अपने प्रोजेक्ट में पर्यावरण सहित कई मानकों को पूरा नहीं करती और यह अफ्रीकी देशों के लिए बेहद ही खतरनाक है। इससे आर्थिक और रणनीतिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अफ्रीकी देशों ने हर बार हर चेतावनी को नजरअंदाज किया। चीन के मंसूबे समझने की चूक की। नतीजा ये कि चीन से नजदीकी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ कुछ ही देश नहीं, चीन ने पूरी अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी चालबाजी और साजिश को अंजाम देना चाहा। कई देशों में विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से निवेश की प्लानिंग की। जिनपिंग की कोशिश अफ्रीकी देशों का इस्तेमाल ताकतवर देशों से मुकाबला करने की थी। चीन पूरी दुनिया में विस्तारवादी नीति को बढ़ा रहा है। जिस तरह चीन अफ्रीकी देशों में अपनी पैठ बना रहा है, चीन की कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।